नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहला कि जो पीछे हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हुए हों, महाराष्ट्र में हुए हों, हरियाणा में हुए हों, बाई इलेक्शंस में हुए हों, इनके प्रति इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर हम नीति अपनाना चाहें, कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर तरीके सही होंगे तो नतीजा भी सही होगा, तरीके गलत होंगे तो नतीजा भी गलत होगा। तो आज दो चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। पहली तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है और उसका एक कर्तव्य है कि जब जब भी इलेक्शन हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, फेयर हो और उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल का पल्ला भारी नहीं होना चाहिए। एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस तो यहाँ 1952 से हो रहे हैं। पहले तो कभी ऐसे आरोप लगते नहीं थे इलेक्शन कमीशन पे, आज क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का रवैया आज के दिन क्यों बदला है। पीछे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उसमें एक तो प्रधानमंत्री जी रहने चाहिए, दूसरा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना चाहिए और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन रहना चाहिए, ताकि जो उनकी नियुक्ति हो वो भी एक पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक कानून पास कर दिया गया जिसमें कहा कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, हम अपना एक मंत्री रखेंगे, खुद रहेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा। इसका मतलब 2:1 कि जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे और गंभीर एक सवाल उठता है जिसके बारे में खूब चर्चा होनी चाहिए, वो है कि अगर आपके तरीके इलेक्शन करवाने के सही नहीं हैं तो नतीजे भी सही नहीं होंगे। तो इनके क्या तरीके हैं करवाने के इलेक्शन के, इसके बारे में चर्चा चलेंगे। और जो ग्राउंड रियलिटी इलेक्शंस की है, जो देश की जनता नहीं जानती, वो हमारे जो गेस्ट्स हैं आज वो बताएंगे कि रियलिटी नीचे क्या है। तो तीन हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिनको सब जानकारी है। एक तो कुरैशी साहब, आप तो मतलब कि इलेक्शन के बारे में, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे आप 2 साल और आई थिंक 4 साल आप इलेक्शन कमिश्नर रहे, आपने कई इलेक्शन भी कराए और आप तो कभी भी नहीं सोचते होंगे कि इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि अपनी उंगली पे सबको नचा लेता है। पहले आप 1971 में IAS में थे, हरियाणा काडर में थे, फिर आप सेंटर में आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे, NACO के आप डायरेक्टर जनरल रहे, सबसे बड़ा एड्स प्रोग्राम वर्ल्ड में आपने उसको आगे बढ़ाया और आपने किताबें भी लिखी हैं और आप बाहरी देश में जाकर भी आपने मॉनिटर किया है कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए। रशिया में आप गए, तो आपको इतनी ज़्यादा जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा में आपकी राय बड़ी ज़रूरी होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। संजय जी आप मतलब कि आप तो ज़मीन वाले आदमी हो, मतलब लड़ने वाले आदमी हो और आप मेरे ख्याल 15-16 साल आप ये जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लड़ाई आपने लड़ी, गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी। यू आर अ डिप्लोमा होल्डर इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम उड़ीसा और आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के, आप पार्टी के आप मेंबर हैं और पार्लियामेंट में जो लोग खास तौर पे सत्ता पक्ष के लोग हैं आप कभी सुनना नहीं चाहते आप ये भी बात सही है क्योंकि जो तथ्य आप बताते हैं उनको अच्छे नहीं लगते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दीपेंद्र ऑफ कोर्स belongs to a most illustrious family. आपके ग्रैंडफादर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और आपके पिताजी तो सभी को जानते हैं, भूपेंद्र जी, द बिग लीडर फ्रॉम हरियाणा। 4 बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, कुछ बाई इलेक्शन में। दिस इज द फिफ्थ टर्म इन पार्लियामेंट। दैट्स अमेजिंग। यू आर एट वन टाइम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, जब पहली बार आप बाई इलेक्शन में चुनकर आए थे, ठीक है ना, 2005 की 2005 में। हाँ, तो देयरफॉर यू आर आप अनफॉर्चुनेटली हम तो सोचते थे कि हरियाणा में आप लोग जीतोगे, लेकिन आप क्यों हारे, कैसे हारे, किस वजह से हारे,
और आप पार्टी कैसे हारी अभी दिल्ली के चुनाव में, ये सब हमें बताएंगे आप लोग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होनी चाहिए इलेक्शंस कमीशन में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होना चाहिए, तो इन्होंने कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रही। आपके हिसाब से, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पहले तो मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोलिजियम बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 में लिखा था कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू अ लॉ टू बी मेड इन ड्यू कोर्स। उन्होंने कहा भाई 70 साल हो गए, आपने लॉ नहीं बनाया, लॉ बनाओ। और जब तक आप लॉ नहीं बनाते, ये जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस भी होता है, इसको हम लागू रखेंगे 3-4 महीने। तो अगर सरकार चाहती तो लॉ ये बना सकती थी कि कोई कोलिजियम नहीं बनाना, हमने लॉ बनाना था, सिर्फ वो आदेश उनका लॉ बनाने का था, और ये इंटरिम ऑर्डर था। इनका जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया उसमें कोलिजियम ठीक इन्होंने बनाया कि ये कोलिजियम होगा जो चीफ जस्टिस जिसमें होंगे, तो वो ये कोलिजियम कितने CVC, CIC, डायरेक्टर CY सबके लिए काम कर ही रहा है 15 साल से, कभी इसके ऊपर उंगली नहीं उठी इनके अपॉइंटमेंट किए हुए पे। तो पहले ड्राफ्ट में ठीक था, दूसरे ड्राफ्ट में इन्होंने ये जो कि मुझे तो लगता है बहुत डायरेक्ट इंसल्ट है कि साहब हम 2 to 1 करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एक दूसरा एक मंत्री। तो उसकी जो न्यूट्रलिटी थी, जो पर्पस था उस कोर्ट केस का, वो तो डिफीट हो गया। 2 to 1 तो ऑलरेडी है, तो न्यूट्रल फैसला तो हो ही नहीं सकता। तो ये इसके ऊपर कोर्ट ने व्यू लेना चाहिए था और अभी तक नहीं लिया, तो अब लें, ये कोर्ट में तो चल ही रहा है। दिसंबर में इन्होंने वो लॉ पास किया, ठीक है, ठीक है ना, दिसंबर 2023 में दिसंबर में लॉ पास किया, वो भी चैलेंज हुआ। और जो आप कह रहे थे इंटरिम ऑर्डर, वो विशाखा गाइडलाइन जैसे अगर कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन के द्वारा एक डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन उसका जो अहमियत डायरेक्शन की ये थी कि जो भी कानून बने ऐसे तरीके से बने कि जो सरकार, केवल सरकार को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो खुद नियुक्ति करें। करेक्ट, पर्पस दिस इज ये पर्पस था ना। और अगर जैसे ही ये कानून बना जिसमें अपने प्रधानमंत्री रहेंगे और एक मंत्री रहेंगे, तो अपने आप में वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतलब कि एक उल्लंघन है, अकॉर्डिंग टू मी। उल्लंघन ही नहीं, मजाक उड़ाना है, मजाक उड़ा रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, और अगर स्टे नहीं देंगे तो आगे भी इलेक्शन आने वाली हैं और सुनवाई नहीं होगी, तो फिर इलेक्शन तो ऐसे ही होता रहेगा। इनकी मर्जी से लोग बने बैठेंगे। आज के दिन मैं समझता हूं कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर थे और उससे पहले भी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई ऐसे आरोप नहीं लगते थे, आप तो जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? 70 साल तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको अपॉइंट करती थी, कुर्सी पे बैठ के वो फेयर एंड न्यूट्रल ही रहा, किसी पे उंगली नहीं उठी थी। So that's a very sad state of affairs. चलिए, इससे अलग होकर संजय जी आपके साथ आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कानूनी। तो आप असलियत ग्राउंड में जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ, तो बताइए ये इलेक्शन करते कैसे हैं? मतलब कि ये तो हर इलेक्शन जीतते हैं, कोई इसका कोई मैजिक वॉन्ड होगा मोदी जी के पास कि हर इलेक्शन जीतते हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी बता सकते हैं हमें? देखिए सर, कुछ जानकारी आपके दर्शकों को और देश के लोगों को होनी चाहिए कि चुनाव से पहले ही ये लोग चुनाव को मैनिपुलेट करने की तैयारी कैसे करते हैं। दिल्ली में बहुत सारी असेंबलीज ऐसी हैं जहां पे इन लोगों ने नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 6247, संगम बिहार में 5862, RK पुरम में 4285, पालम में 4031, द्वारका में 4013, तुगलकाबाद में 3987, ओखला में 3933, करावल नगर में 2957, लक्ष्मी नगर में 2147। तो ये कानून के द्वारा हो सकता है। इसमें मजेदार बात आपको आगे बता रहा हूँ। अब इसमें जो इन्होंने जो नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी है, वो दी है शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि वो उसका डिटेल आ जाता है कि किसने एप्लीकेशन दी वोटर डिलीशन के लिए। तो उसने, एक कार्यकर्ता ने बीजेपी के 11,008 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। एक कार्यकर्ता ने 11,008
लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और ये हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड पकड़ा और इलेक्शन कमीशन से मिलके बताया कि ये जो एप्लीकेशन देने वाले लोग हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि है, ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा पदाधिकारी हैं। 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के। तो ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता सर, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। और एक बूथ है तुगलकाबाद में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि बूथ नंबर 117, जिसमें कुल वोट है 1337। उस 1337 वोट में से 554 वोट यानी कि 554 वोट्स कटवाने के लिए 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दी एक बूथ पे। अच्छा। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637। तो ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है? तो ये तो प्लानिंग के तहत प्लानिंग के कर रहे तहत थे हो। ना। मैं एक सवाल कर लूं इस बीच आप में? प्लीज बताइए। संजय जी के ये जो आपने बताया ये तो वाकई बड़ी शॉकिंग फिगर्स हैं। इसका नतीजे में क्या ये नाम काट दिए गए थे या क्या हुआ? जब हम लोगों ने शिकायत की तो उसके बाद उस पर कुछ एक्शन इन्होंने लिया। जहां जहां इनको लगा कि नहीं बिल्कुल ही फ्रॉड है, बिल्कुल ही मतलब जबरदस्ती नाम काटने के लिए सर लोग 30 ये मैं नाम भी लेके आया हूं, उनके वोटर आईडी नंबर भी लेके आया हूं। वो लोग 40-40, 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं और उनके नाम कटवाने की एप्लीकेशन दे रखी है। जबकि कानून ये है कि अगर आपको नाम कटवाना है तो आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि ये नाम काटने की किसी ने दरखास्त दी, क्या करें? उसकी चर्चा भी होगी, नोटिस बोर्ड पे लिखा नोटिस बोर्ड जाएगा, पे। 7 दिन में नोटिस दिया जाएगा। इससे और और- आप फिर कह सकते हैं कि नहीं ये कटना नहीं चाहिए। Correct. लेकिन ये देखिए ये पारदर्शिता से होता ही नहीं। इसीलिए मैंने बात की, अगर पारदर्शिता से बात हो, तरीका सही हो, तरीका तो ठीक हो। नतीजा भी सही होगा। अब इसमें कौन से लोग थे, कौन से वोटर हैं हाँ। जिसकी हमने शिकायत की जाके? इसमें झुग्गी वाले हैं, अच्छा। इसमें पूर्वांचली हैं, आपके वोटर। इसमें मुस्लिम्स हैं, हाँ। इसमें तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि परंपरागत रूप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। सही बात है, सही बात है। तो जब हमने इनको पकड़ा, जब हमने जाके शिकायत की तो उस पर कुछ हद तक रोक लगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, ये बात आपने हाउस में नहीं रखी? हाउस में भी रखी सर। तो फिर? हाउस में ऑन रिकॉर्ड रखी तो फिर? चिल्ला के खड़े हो गए, कहने लगे नड्डा साहब की ये सब रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी हैं। तो हमने कहा भाई राम सिंह नाम का व्यक्ति, मैंने नाम पढ़ा, बांग्लादेश मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, मैं नाम भी पढ़ दे रहा हूँ सर। मैंने नाम पढ़ा वहां पे, मैंने कहा कि इनका नाम राम सिंह है, एक का नाम छोटेलाल वर्मा है, एक का नाम सोनिया है, फिर संजय नाम का एक व्यक्ति है, शिवानी है, रामफल है, सुदेश है। ये सारे वोटर आईडी में लेके गया था नंबर इनके। मैंने कहा कि ये रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी हैं, कौन है भाई ये सोनिया, सुनीता, ये रामफल, तो नाम ये बदल भी सकते हैं ना लोग। नहीं सर, उनके वोटर आईडी है, 40-40 साल से रह रहे हैं। तो अच्छा, और मजेदार बात मैं आपको बताऊं। अब आ जाइए कि ऐसा तो शायद अगर मैं समझता हूं कि ये मोदी जी की सरकार के अलावा किसी भी सरकार में हुआ होता तो मंत्री का इस्तीफा हो जाता सर। मैं आपको अब जो डिटेल बता रहा हूं, प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं, रहते अपने ही उसी घर में हैं जी हाँ। जो सांसद के लिए अलॉट हुआ था। इनके नाम पे लोकसभा में 3 वोट थे, 32 वोट बढ़वाने की इन्होंने एप्लीकेशन दी। अच्छा। इसके बाद कमल संदेश एक अखबार है आरएसएस का, तो उसमें पहले लोकसभा के चुनाव में 2 वोट थे, अभी 31 वोट इन्होंने बनाने की एप्लीकेशन दी। सीपी जोशी साहब के यहाँ पे 3 वोट थे, 27 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। कमलेश पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, इनके यहाँ 3 वोट। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बताइए याकूब भाई कि अगर ये ऐसे बढ़ोतरी हो जाती है तो कोई कॉन्फर्मेशन में तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये जो अगर एप्लीकेशन कोई काटने की या बढ़ाने की दी जाती है उसकी तो इंक्वायरी होती है। इसीलिए 7 दिन रखे गए। तो वहाँ पे कोई आदमी में जाएगा, डोर टू डोर जाके चेक करेगा, पड़ोसियों से पूछेगा
कटवाना है तो पड़ोसियों से तो कौन तय करेगा कि कैसी इंक्वायरी हो कैसी नहीं हो? नहीं, ये तो सारे रूल तो निर्धारित है। रूल्स पूरे तो इंडिया हैं, में। अगर रूल्स को लागू नहीं होंगे, लागू नहीं करेंगे तो जो मैंने बोला कि अगर तरीके ही गलत होंगे तो ऐसे धांधलेबाजी तो होगी राइट ना। राइट। नहीं, लेकिन वो तो फिर मैनेजमेंट का इशू होगा ना। एक जमाने में 20 साल पहले इलेक्शन मैनेजमेंट बिल्कुल खराब था। अब अगर तभी तो कोई डीएम कोई एसपी परवाही ना करे तभी तो राजीव कुमार जी के ऊपर आरोप लगे जी। कि अगर ऐसे इलेक्शन होंगे तो निश्चित रूप से नतीजे भी वैसे ही होंगे। सर पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ पे 26 वोट, इनके नाम पे 2-3 वोट थे लोकसभा में। ऐसे ही जयप्रकाश बीजेपी के एमपी हैं, 25 वोट उनके यहाँ। एक एक्स एमपी हैं, 25 वोट उनके यहाँ। एक बीजेपी के चलिए, ये तो तो ये डिटेल है। और इसमें एक और मजेदार है, बीपी हाउस आपने देखा ही होगा। जी हाँ। बीपी हाउस में 2 कमरे होते हैं। वहां एक पता है 421 बीपी हाउस, वहां 2 कमरे के मकान में 28 वोट। ये 212 बीपी हाउस, 2 कमरे के मकान में 24 वोट। विठल भाई पटेल, हाँ, इसमें तो सर्वेंट क्वार्टर्स भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या समझने और जानने में कहीं कोई आपको लग सकता है कि, और ऐसी हेरा फेरी पूरी दिल्ली में इन्होंने की होगी। ये तो मान लीजिए नई दिल्ली विधानसभा का जी हाँ। हम लोगों ने पकड़ा। अच्छा, एक और मजेदार है यहाँ पे, लास्ट बस मैं इसको पढ़ रहा हूं। एक है A226 C31, ये कालीबाड़ी मार्ग करके एक एड्रेस है, जो ये एड्रेस ही नहीं मिला हम लोगों को, और इसमें 18 वोट। जे क्लस्टर एसएडी कैंप लक्ष्मीबाई नगर सरोजनी नगर 14 वोट। कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बनाया वोट। अब आप इसमें लापता वोटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप ये जो हम लोग समझ रहे हैं, कई बार ईवीएम के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये एक नई धांधली का तरीका मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू किया है कि वोट कटवाइए तो वोट बढ़वाइए, और एक और चीज करते हैं, वोट शिफ्ट कराइए। करेक्ट। आप अपना वोटर आईडी लेके पहुंचे कि साहब हमारा इस बूथ पे वोट है, बोले नहीं साहब आपका तो वोट ही नहीं है यहाँ पे, आप तो वहां पे हैं। तो वोटर शिफ्टिंग भी एक अलग तरीके का है कि भाई, इसमें और कई चीजें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। अभी जरा हरियाणा की बात सुने कि आप कैसे, मतलब कि लोग कहते हैं कैसे आप चुनाव जीते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे चुनाव हारे। नहीं, सही बात है। पहली बात तो जो संजय भाई ने कहा, ये शिफ्टिंग वाले में मैं एक रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ। ये हरीश रावत जी की वोट भी अभी उत्तराखंड में हमने खबर देखी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की वोट शिफ्ट हो गई थी। तो उनको ही अपनी नहीं पता चल रही थी कहाँ पे वोट है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने जो सारे, पहले तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि ये जो मैं एक डेटा नहीं उसको रखूँगा, लेकिन वोट कटवाने के लिए और वोट बढ़वाने के लिए हरियाणा में भी हमारी बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बड़कल विधानसभा क्षेत्र, जहाँ मात्र कुछ हज़ार वोट से चुनाव हारे, 2-2.5 हज़ार वोट से हारे। वहाँ पर ये तो कई विधानसभा क्षेत्रों में ये हमारे कैंडिडेट्स ने ग्राउंड रखा है, ग्राउंड लिया और इलेक्शन पिटीशन में गए हैं। मैं उससे भी पहले एक बात शुरू करूं कि इलेक्शन कमीशन का क्या कर्तव्य होना चाहिए। केवल इलेक्शन करवाना कर्तव्य नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य यह होना चाहिए कि लोगों में एक विश्वास बना रहे उस सिस्टम पे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। और केवल सत्ता दल वाले लोग हैं उनका विश्वास ही नहीं, ये चाहे विपक्ष में हो चाहे किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, हर व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही है कि अगर वो साख कहीं कम हुआ है देश में आज, उस साख को दोबारा से इलेक्शन कमीशन कैसे ले। और ये कम होने के कई कारण है। आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, मैं कई कहते हैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके मगर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। पहली शुरुआत जब इलेक्शन की हुई हरियाणा में, सबसे पहले डेट्स कैसे बदली गई, किस किस को पता था कि डेट्स बदली जा रही हैं। हरियाणा का इलेक्शन महाराष्ट्र के साथ होता है हर बार, महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड एक साथ होते हैं। और ये कहा जा रहा था कि 400 पार का नारा और 240 वो तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 वोट, और हाँ, कह रहे 1 नेशन 1 पोल की एक साथ होनी चाहिए। तो ये तो एक साथ थे 3 इलेक्शन। लेकिन
हमारी पार्टी अपने तरीके से सही इलेक्शन के टाइम के अनुसार अपनी प्रक्रिया हमारी तैयारी कर रही थी। हम देख रहे थे कि भाजपा वालों ने अपनी सारी बैठ के पहले सब तक हमें ये अंदाजा नहीं था अपने सुविधा अनुसार कि भाई 1 महीना पहले इनको रॉन्ग फुट में पकड़ा जाए, इलेक्शन पहले डिक्लेयर हो गए। उसके बाद आप अंदाजा मानिए फिर 5 दिन इलेक्शन आगे किए कि भाई ये कोई हॉलीडे पड़ गई। हमने कहा हॉलीडे जो है हरियाणा के अंदर, वो हॉलीडे का तो फायदा है क्योंकि हरियाणा में से बहुत लोग दिल्ली आते हैं काम करने। हॉलीडे मतलब वो घर पे होंगे, अपनी वोट ज्यादा परसेंटेज, हॉलीडे का कभी हरियाणा में इशू नहीं है, लाखों लोग दिल्ली आते हैं। हमने कहा कि हॉलीडे, लेकिन वो कहा कि अब ये नहीं, अब 5 तारीख को कराएंगे। जैसे जो चल रहा है ना कि 5 तारीख हरियाणा में भी पोलिंग, 5 तारीख दिल्ली में भी, गिनती 8 तारीख हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, और 48 बीजेपी की 2000 सीट। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले 1 तारीख हुई, फिर 5 तारीख हुई। तो पहले तो डेट अपने जो, और इसमें हमने विरोध किया लिखित कांग्रेस पार्टी ने कि हम इसे सहमत नहीं है। तो एक भाजपा ने कहा कि नहीं है डेट तो चेंज का ठीक है, और दूसरा उन्होंने सपोर्ट करा लिया। वहां पे INLD जो लोकदल जो पार्टी है उनसे चिट्ठी लिखवा ली उन्होंने। तो एनीवे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव में ये वोट वाली जो बात है ये व्यापक आई। मैं EVM पे मैं भी नहीं जाना चाहता क्योंकि EVM पे लेके भी जो प्रश्न चिन्ह है उनका जवाब जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है। प्रश्न चिन्ह उठे, क्यों उठे? कि हरियाणा में जब तक बैलेट्स की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट्स में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 90 में से 76 सीटों पे आ गई। और आज तक का ये इतिहास रहा है जो पोस्टल बैलेट हमेशा दूसरी पार्टी वही। लेकिन जैसे ही उसके बाद 10 बजे के बाद EVM आई, EVM पे कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई। मैं एक बड़ा आपको ये ऐसा अचंभे वाला आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं जो हरियाणा और दिल्ली दोनों के विषय में। हरियाणा में इट इज अ फोटो फिनिश, जैसे आपने देखा कांग्रेस पार्टी के 39.5% वोट हैं हमारे कांग्रेस पार्टी, और भाजपा के 39.9%। हम 0.5% से भी लेस से 10 सीटें हार गए हमारा, और 11 सीटों का फर्क है, उनके 48, हमारी 37। और दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल 2% का दिल्ली में फर्क है, 2-2.5% का, और मात्र 2% वोट शेयर के डिफरेंस से इनकी जो सीटों का डिफरेंस है वो 26 सीटों। तो यानी कि हरियाणा में लगभग 60 लाख मतदाताओं ने दोनों पार्टियों के लिए वोट दिया, 22,000 वोट का फर्क। लेकिन वो 22,000 वोट कहने का मतलब है दोनों प्रदेशों में इतना नैरो जब इलेक्शन होता है तो सीटों का गैप इतना नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों पे भाजपा को वोट मिली जहां उनको जरूरत थी, जहां नजदीकी मुकाबला था। बाकी जहां सीट हम जीत रहे थे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वो, और हम कंफर्टेबल जीत रहे थे। लेकिन क्लोज सीटों पे दोनों प्रदेशों के अंदर ऐसा होना जो है एक ठीक है, इसको आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो लोगों के दिल के दिमाग के जहन के अंदर ये तो एनालिटिकल मामला है, क्योंकि वोटर परसेंटेज एक कंस्टिट्यूएंसी से नहीं गिनी जाती है, तो ओवरऑल वोट परसेंटेज होती है ना, कहीं में ज़्यादा पड़ेगी, किसी में कम पड़ेगी। लेकिन तो वो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन जो इन्होंने बातें रखी हैं, जो आपने पहले भी बातें रखी हैं, कि जो धांधलेबाजी हो रही है वो ग्राउंड में इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों का विश्वास इलेक्शन प्रति और इलेक्शन कमिशन के प्रति उठ रहा है। अच्छा, और इसमें मैं एक और चीज जो ये जो आप कह रहे हैं ना, सही है कि कहीं ज्यादा कहीं कम। हरियाणा के इलेक्शन की इलेक्टोरेट और वोटिंग बेस तो सिमिलर रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर के डिफरेंस में हमारे 26 थी, इनकी 38 थी, 12% का फर्क था, और सीटों में 9 सीटों का। इस बार वोट शेयर में डिफरेंस 0.4% और सीटों का डिफरेंस 11 सीटों का बढ़ गया। पिछली बार 12% वोट का डिफरेंस था। तो कहने का मतलब ये एक मिराकुलसली उन सीटों पे इनको वोट मिली जहां, और ये दोनों जगह। अच्छा, अब इसमें मैं उसको थोड़ा सा और EVM की बात करता हूँ। EVM पे क्योंकि प्रश्नों के उत्तर कानूनी प्रक्रिया के तहत से इसको देने का कर्तव्य है। बहुत से प्रश्न उठे हरियाणा के अंदर EVM पे, आपने देखा होगा कि 99% बैटरी आई। EVM की जो CCTV फुटेज जो थी, जहाँ पे इवेंट की स्टोरेज थी, 40-40 मिनट तक वो गायब थी कई जगह। बहुत से हमारे हरियाणा में रिकॉर्ड 22 इलेक्शन पिटीशन में कैंडिडेट्स गए हैं 2nd और 3rd नंबर के, जो कभी इतने नहीं गए। तो यानी कि उम्मीदवारों का जो है कि अभी धरातल से जो आप कह रहे हैं कि धरातल में तो इतने उम्मीदवारों का भी कहीं ना कहीं
विश्वास नहीं बना। जो नतीजा उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है, उसमें एक सरप्राइजिंग बात ये आई, जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि 5% पोलिंग बूथ के आप ईवीएम्स को वीवीपैट से, जो बीयू, सीयू और एसएलयू होता है, वो आप वीवीपैट से मैच कर सकते हैं। ये अपना कहते हैं कोई भी प्रत्याशी सेकंड और थर्ड नंबर पे आया वो जा सकता है और कर सकता है। सही बात। अब ये 2024 की जजमेंट है, इसी साल की। अब जो कैंडिडेट्स गए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ ठीक है कराइए, और वो जब वो इलेक्शन जो अपना निकाला ईवीएम, तो ईवीएम निकाल के उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि सारे डेटा को इरेज करेंगे पहले, और मॉक पोल से टेस्ट कराएंगे कि जिसकी वोट है वो ठीक जगह जा रही है। जो पुराना डेटा जो 5% ये मशीन निकली, ये कैसे कर सकते हैं? ये तो वही कहानी हो गई कि आप किसी एग्जामिनेशन में अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए, आपने उसको अपना कहते हैं रीचेकिंग के लिए लगा दिया, वो कह रहे हैं कि जी रीचेकिंग नहीं, आप एक काम करो दोबारा से पेपर दे दो। तो अब वो तो रीचेकिंग तो उसी की होगी, आप नए सिरे से, तो ये मतलब जो है, तो ये जब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर गए हमारे जो पेटिशनर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आप इनको करो, तो मगर आगे अभी उस पर भी कार्रवाई उस पर हुई नहीं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा इलेक्शन कमीशन में एक और चीज़ है, इलेक्शन कमीशन में जो कहते हैं बहुत से प्रश्न उठते हैं, बहुत सी जो कैंपेन हमारे देश में हम देख रहे हैं वो, और कैंपेन एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया एड्स रिलीजियस ग्राउंड पे, क्योंकि ये भी एक मैल प्रैक्टिस में आता है। हमारे कई इलेक्शन पिटीशन इस पे भी हैं जो रिलीजियस ग्राउंड पे। मैं कोशिश प्रयास आज की जो चर्चा ये है कि ग्राउंड रियलिटी में होता क्या है। जैसे आपने बताया वो ठीक बात है, लेकिन ये जो इलेक्शन धर्म के आधार पे वोट मांगना, ये एक अलग चर्चा है। चलिए वो तो एक मगर ये भी मैल प्रैक्टिस में आता है कि रिलीजियस एंड कास्ट लाइन पे, उसमें क्या है, उसमें पिटीशन फाइल होती है, 5 साल निकल जाते हैं, नया इलेक्शन आ जाता है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। इस समय हम चाहते हैं कि जनता ये जाने कि ग्राउंड रियलिटी पे ये लोग कैसे इलेक्शन कराते हैं और कैसे इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज करता है। नहीं ठीक, हमारा एक और ग्राउंड है वो पैसा, वो भी पैसा इतना बांटा गया। नहीं, ये हमारे जो, मैं तो केवल जो देखिए जो लोग पेटिशन में गए हैं, तो यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ, उसको केवल कहने की बात नहीं है, उनके पास कुछ है तभी गए हैं। तो 22 जो मैंने कहा विधानसभा क्षेत्र, तो पैसा इतना बांटा गया, और यहाँ तक बांटा गया, वहाँ पे कई जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भाई पैसे दे दिए गए, वोट डालने के साथ साथ वोट ना डालने के इंक लगा दी गई, इस तरह की एक व्यापक स्तर पे। वो इनफैक्ट मुझे, अब मैं दिल्ली का बताता हूँ। दिल्ली का ये तो चलिए हरियाणा में कह सकते हैं आपकी दिल्ली से थोड़ा दूर है, महाराष्ट्र और दूर है, झारखंड और दूर है। सर आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, जहां पर देश का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर देश की पार्लियामेंट, जहां पर देश का चुनाव आयोग, 3 बड़ी संस्थाएं, उनके नाक के नीचे उसी के 4-5 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या हुआ, ये भारत के चुनावी इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पैसे बांटे गए, कैमरे पे बांटे गए, निकल के लोगों ने कहा हमें साड़ी मिली है, हमें पैसे मिले हैं। ये तो सब अखबारों में आज चादरें बांटी गई, वीडियोस भी हैं, चादरें बांटी गई। इसी चुनाव आयोग जिस क्षेत्र में है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली विधानसभा में लोटा बांटा गया, जूता बांटा गया। तो साइज पैसे बांट के, साइज कैसे पता था कि भैया जूता इसको जाएगा? सब कुछ किया गया। और सर इससे अलावा जहां उनको था कि ये आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उन्होंने जाके पैसे दिए, हाथ में स्याही लगाई। नॉर्थ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन के, आपने तो खुद, मैंने खुद पकड़ा, की बात है, मैंने खुद पकड़ा, किसी और गवाह की जरूरत नहीं है। गाड़ी से भागे वो लोग और स्याही लगा रहे थे एक बस्ती में घुस के। मतलब कि यहाँ पे स्याही लगा रहे थे, उनको पैसे दे दो और कहो कि साहब आप मत वोट करने जाओ, वोट देने ही मत जाओ। इसके अलावा पुलिस का ऐसा खुला दुरुपयोग, मतलब पुलिस के लोग जाके खड़े हो जा रहे हैं बस्तियों के सामने, मत नहीं आने, वोट डालने मत जाना। जो इन्होंने यूपी में किया वो यहां दिल्ली में किया। मतलब आप हरियाणा उठा भी लेते, हरियाणा के किसी इंटीरियर में सोच सकते हैं,
आप किसी झारखंड के एरिया में सोच सकते हैं, महाराष्ट्र में सोच सकते हैं, ये तो दिल्ली में हुआ, चुनाव आयोग के नाक के नीचे हुआ। और हम लोगों ने जा जाके बार बार शिकायत की कि भाई हमारे ये जो आरओ है, डीएम, उन पे कार्रवाई कर दीजिए, एसएचओ गड़बड़ कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई कर दीजिए। एक बार तो मेरे आंख के आगे झगड़ा हो रहा था, मैं वहां पे मौके पर पहुंचा, तब जाके किसी तरीके से मीडिया वगैरह पहुंची तो जाके रुके। पार्लियामेंट से 200 मीटर की दूरी पे, जहां पे आपका प्रेस क्लब है, उसके ठीक सामने झुग्गी बस्ती में। हमारे यहाँ तो एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे चल रहा है। पुलिस के संरक्षण में बंटवाया जा रहा था। भिवानी में कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ नहीं, एक तो जो ये दोनों हमारे दोस्तों ने बातें कही वो तो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपकी इजाज़त से डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूँगा, प्लीज प्लीज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को यहाँ कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कि दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी कोताही करती है। मैं अपने ज़माने से बार बार कहता था कि इलेक्टोरल रोल की इम्पोर्टेंस को आप लोग नहीं समझते हैं। इलेक्शन की हार जीत इलेक्शन से 6 महीने पहले इलेक्टोरल मैनिपुलेशन से हो सकती सही है। बात है। और हम लोग लाखों रुपए के एडवर्टीजमेंट देते हैं सारी जबानों में कि प्लीज चेक योर रोल, प्लीज चेक योर रोल, कोई नहीं देखता। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज की कोताही है कि हमने जब बूथ लेवल ऑफिसर का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था 15 साल पहले, कि हर गांव में आप स्कूल टीचर है, आप उसको जानते हैं, वो आपको जानती है, आप उसके पास जाके पूछिए, नाम नहीं है तो फॉर्म दे देगी और आप करा सकते हैं। तो ये मकसद था। लेकिन हालांकि 10 लाख BLO हमारे हैं, लेकिन हमारा प्रिंसिपल ये है कि हमारे अपने लोग हैं, हम उनको लेकिन ट्रस्ट भी नहीं करते। हम इसलिए हमने एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, बूथ लेवल एजेंट, और पार्टी से कहा कि हमारे BLO पे निगाह रखो कि ये बेईमानी न कर जाए, किसी से न मिल जाए, BLA अपॉइंट करो। हम कह के थक गए, BLA नहीं अपॉइंट होते। एक पुल पार्टी ने तो जवाब ये दिया कि ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि जब अपॉइंट करते हैं तो दूसरे लोगों को खरीद लेते हैं। अगर आप अपने वर्कर को भी अगर नहीं रख सकते, तो ये जो इलेक्टोरल रोल की जो खराबियां जिक्र की गई, आधी उसकी जिम्मेदारी के उसके ऊपर जो बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है चेक करो, क्यों नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य होता है, एक दफ़ा अरविंद केजरीवाल CM नहीं बने थे, ये दिल्ली में पोल हो रहा है, ये एयरपोर्ट पे गए सुबह 6 बजे, किसी चैनल ने देख के वो शुरू हो गया कि साहब ये तो इतने बड़े नेता पोल डे पे छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उनको थोड़ी सी शर्म आई, वो वापस आ गए। अब जो वो वोट देने गए उनका नाम कटा हुआ था। तो अब हमको पसीना आया कि लोग कहेंगे कि भाई देखो VIP के भाई नाम कट जाते हैं, कितने इलेक्शन कमीशन नालायक है। हमने फटाफट इंक्वायरी की, पता लगा उनका नाम 3 जगह था, क्योंकि वो सरकारी नौकर थे, घर बदलते रहते थे। तो हमने उनकी करेक्ट जगह बता दी। मैंने अरविंद को बुलाया, मैंने कहा अरविंद जो तुमने गलती की है, क्योंकि तुम्हारी जेब में वोटर ID कार्ड था, ये गलती लाखों लोग करते हैं। सही बात। तो हमारे इस पे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और ये कहो कि जो मैंने गलती की आप ना करना, इलेक्टोरल रोल जरूर चेक किया करो। तो उन्होंने संकोच किया कि नहीं नहीं मैं नहीं बनना चाहूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसका बड़ा असर होता हो यही रहा है। सर की बात पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जब हमने ये शिकायत किया कि भाई एक BJP का कार्यकर्ता 11,000 वोट डिलीट कराने की एप्लीकेशन दे रहा है और बाकी चीजों के बारे में, तो बोले कि राजीव कुमार जी ने कहा कि फिर ये रुकेगा कैसे। तो हमने कहा कि भाई जो आपके BLO जाते हैं उनके साथ हमारे जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो जाए। तो उसमें फिर उन्होंने इस चीज को उसके बाद अलाउ किया, जब हमने शिकायत की कि हाँ BLA जाए। ये पहले से नहीं किया उन्होंने। अगर पहले से आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्था थी, तो ये अगर पहले से वो करते कि BLA को लेके जाते तो ये काम ही नहीं होता, ये शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपने बात की इसमें ये एक कानून की बात है। देखिए आपको मालूम है कि 1950 के एक्ट के अंतर्गत देयर एक सेक्शन 23(3) राइट, जो कहता है कि आप जो क्वालिफाइंग डेट, आपको क्वालिफाइंग डेट होती है किसी भी इलेक्शन की, जो इलेक्शन का रिवीजन होता है वो January 1 ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर रिवीजन हो जाता है। और अगर इलेक्शन अप्रैल में हो रहा हो या मार्च में हो रहा हो तो उस आधार पे होता है कि जो वहाँ इलेक्टोरल रोल है। लेकिन इस बीच नाम डिलीट भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, करेक्ट, अंडर द प्रेजेंट लॉ। उसी लिए ये धांधलेबाजी होती है कि ये डिलीट भी करते हैं और उसके साथ प्रोसीजर भी है कि अगर डिलीट करने जाए तो नोटिस देना पड़ता है। अगर आप ये कानून उसमें प्रावधान कर दें
कि जनवरी 1 जो भी इलेक्टोरल रोल बनेगा उसके बाद ना कोई डिलीशन होगी ना कोई एडिशन होगी। डिलीशन तो कभी नहीं होगी, एडिशन हो सकती है लेकिन डिलीशन नहीं होगी। और मैं तो समझता हूँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दी इलेक्टोरल रोल कैन बी अमेंडेड till the date the nomination is accepted. करेक्ट। तो अभी तो that's the law. That is the law. That's the law. That should be changed. Yeah. Because now what you are doing is कि आप उसी लॉ के अंतर्गत हजारों लोगों का नाम डिलीट कर देते हो, हजारों लोगों का ऐड कर देते हो। नहीं, उसमें सर भी- आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए ना, उसमें कभी- 4.5 साल में जितने नाम जुड़े नहीं, 6 महीने में उतने नाम जुड़ गए। नहीं, उसमें जो बता रहा था हिमाचल कि की इसमें जितनी जो पूरी प्रॉब्लम जनसंख्या है, उतने नाम है जुड़ गए। इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी के बाद कुछ चेंज न करो, कोई मर गया उसका नाम अगर हम न काटें उसकी जगह बोगस वोटर खड़ा कर देंगे ये लोग, नहीं। या कोई शिफ्ट कर गया, देखो इसी तरह कोई नया 2-4 वोटर। महीने में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं व्हाट आई एम अब सेइंग तो वैसे बाय द वे लॉ भी बदल गया। अब पहले 1 जनवरी अब पहले अप्रैल हो गया, अब 4 क्वार्टर में हो गया। I know, but it makes no difference. Yes. Because even in those 4 quarters, you can change, you can add and you can delete. तो ये प्रॉब्लम है। जो मैसेज पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए, अपने वॉलंटियर्स को वो करें कि इलेक्टोरल रोल पे निगाह रखें, 7 दिन पहले निगाह रखें, क्योंकि लोग खरीदे जाते। आप मतलब कि आप तो इलेक्शन कमीशन रहे हो, ये तो कार्यकर्ता लोग हैं, ये तो जमीन पे लड़ते हैं। कैसे लोगों को खरीदा जाता है? अपने लोगों को ही, जो अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे इलेक्शन बूथ पे 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को 10 सर अगर सजग नहीं होते तो रियलिटी तो ये है तो कैंडिडेट को भी खरीद लेते हैं। फिर क्या? तो देयरफॉर द क्वेश्चन इज, जैसे तरीका नहीं सही होगा तो नतीजा भी नहीं सही होगा। आप दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात, मुसलमानों के प्रति ये क्या करते हैं? उनको वोट नहीं देने देते। आपको मालूम है कि आजमगढ़ में क्या हुआ, सभी जानते हैं। वहाँ पुलिस खड़ी कर देते हैं, वहाँ उनको धमकाते हैं। अगर कोई जबरदस्ती का प्रधान हो, उसको रातों रात, अगर वो वोट देना चाहता है, उसको रातों रात उसको ले जाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। संभल में हुआ। और इनके लोग, इनकी पार्टी के लोग वही शराब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर कोई रोक नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती। तो ये अगर पुलिस का रवैया सही नहीं होगा तो फिर ये इलेक्शन होगा कैसे? और ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, संजय जी, ये चीज 20-25 साल पहले एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। हम वापस उस पर पहुंच गए कि 4 बजे नहीं जी वोट बंद हो गया, भाग जाओ यहाँ से। ये सब तो होता था। कैसे करें? सिर्फ मुसलमानों के नहीं, टारगेटेड वोट, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स का जान लिया उन्होंने, नहीं मुसलमान के बस इसके वाला यादव जान लिया कि ये यादव समाजवादी पार्टी को देगा। करेक्ट। दिल्ली में जान गया भाई झुग्गी वाला ये देगा, बिल्कुल। यहाँ ये पूर्वांचली, तो मतलब वो टारगेट करके जैसे मान लीजिए इनके यहाँ जान गया कि भाई ये जाटों का एरिया है, यहाँ पे इनको। आई एग्री विद यू, मैं तो ये उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर इस तरह से चुनाव होगा और 1-2% में ये सारा खेल करेंगे तो फिर ऐसे चुनाव का फायदा क्या है? फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और, फिर हम कहने को कह सकते हैं हम लार्जेस्ट तो चुनाव है ही नहीं, ये तो धांधलेबाजी हम हुई ना। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराते हैं। इसमें एक और बात है जो कि ठीक है, एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, और वो कि भाई वो तो ठीक है भाई, इतनी बड़ी सत्ता है, इतना धन बल है, सत्ता बल है, मीडिया बल है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया तो इनके साथ है। हाँ, मीडिया बल है, तो हमको हमें लड़ाई सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल से लड़नी पड़ेगी। तो इकट्ठा होके लड़ो ना, आप इकट्ठा ही नहीं होते। वो राजनीतिक प्रश्न है ना, राजनीतिक बात नहीं है। देखो ये देश के लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र की बात है। मतलब अगर आप लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलना पड़ेगा आपको। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। तो लेकिन जो रोल ऑफ मनी, सॉरी, आई एम गिविंग दिस एडवाइस, आई एम नोबडी टू गिव दिस। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, और ये सभी दलों को समझना पड़ेगा। तो मैं प्रोग्राम ही इसलिए करता हूँ कि ये जानकारी जनता के पास जाए, ताकि जनता को पता लगे कि ग्राउंड रियलिटी पे हो क्या रहा है। सभी नहीं धांधली पे चुनाव जीत रहे हैं, वो बिल्कुल, चुनाव नहीं जीत इसका रहे कोई हैं। शक ही नहीं। जनता से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट एक जो और ये बात हमारे न्यायाधीशों को नहीं पता, जो आप कह रहे हो। सर माफ कीजिएगा, पता है उनको भी नहीं, वैसा कईयों को नहीं पता। देखो उनके पास इलेक्शन पिटीशंस जाती हैं, बहुत सारी जानकारियां उनको दी जाती हैं। वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वो एक जज नियुक्त होता है, उसी के पास जाती हैं, उसी जज को पता है। तो फिर वही बात है ना। प्रॉब्लम यह है ना कि आम जनता, जब तक ये बात आम जनता के पास आप नहीं लेकर जाओगे, जब तक आप लोग सड़क पे उतर के नहीं बताओगे कि यहाँ चुनाव होते कैसे हैं, तो फिर और चुनाव आयोग नजरअंदाज करेगा, तो फिर तो ये होगा। इन धांधलियों और तरीकों से
5-6% वोट बहुत आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये मैनेजमेंट 5-6% जो ये कह रहे हैं आराम से कर सकते हैं। अब मैं हरियाणा में उदाहरण दिख रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में हम भाजपा से 2.5% वोट आगे थे और इसमें वहाँ मोदी जी का चेहरा था जो उनके वो हैं। ऐसे ही नांदेड़ के वो है जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें हमारे कैंडिडेट जीते वहाँ से, मगर नीचे की 6 सीट हार गए। तो ऐसे में विश्वास कि भाई ये मैनेजमेंट जो हो रही है वो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट हो रही है कि अगर हरियाणा के 10 साल की परफॉर्मेंस से लोकसभा में लोग खुश नहीं थे मोदी जी के चेहरे पे, तो विधानसभा में जब उससे ज़्यादा ओपिनियन पोल्स, सारे एग्जिट पोल्स, सारे ओपिनियन पोल्स, सारे इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि लोकसभा से ज़्यादा स्विंग है कांग्रेस के फेवर में, तब शरद यादव जी सारे दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए एक बार जब वो धरने पे बैठ गए थे और पता चला बाद में चुनाव जीत गए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग लगाई थी कि शरद यादव शॉक्ड बाय हिज विक्ट्री। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही शॉक थी हरियाणा की विक्ट्री से। उनको खुद भी नहीं पता था कि वो जीत रहे हैं चुनाव। उनको जिनको जो जिताना चाहते थे 15-20 से ज्यादा वो नहीं मान रहे थे। संजय जी, जो जिताना चाहते थे उनको पता था, आम आदमी को नहीं पता था। ये हो सकता है, ये हो सकता है। और महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा मैंडेट उनको मिलेगा ये भी नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं मालूम था। मैं तो और दिल्ली में भी मुकाबला लग रहा था, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन इतना जितना गैप आया सीटों में, दिल्ली में अंत तक हम लोगों को लग रहा था कि भाई किसी भी हालत में हमारी 45 से कम तो सीटें नहीं आनी चाहिए। और 2% वोट के मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो आपने एक और बात कही, इकट्ठे हो जाओ की बात कही आपने, धनबल पे कही आपने, मगर द रोल ऑफ मनी इलेक्शन कमीशन का कोई रोल अभी उसी पे चर्चा सबको पता है कि आज मैंने एक महाराष्ट्र में फोन किया, एक हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं जो कई बार के विधायक रहे, कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, पता इलेक्शन के यहाँ लक्ष्मी वर्षा चल रही। तो आज ये ओपन सीक्रेट है कि सत्ता दल वास्टली बाकी किसी भी पार्टी से ज्यादा रिसोर्सफुल है, उनके पास इतने संसाधन है और उन संसाधनों को झोंकती है। तो जो ये आप कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हर बूथ पे, तो कई ऐसे दल भी हैं जैसे सत्ता दल भाजपा, उनके पेड वॉलंटियर्स भी हैं, इतना उनके पास संसाधन है, पैसे के अलावा तो हर चीज में, हाँ, प्रशासन और पैसा, तो पैसा इतना ज्यादा उनके पास हो गया है। और देखिए इसमें जो सबसे गंभीर बात है ना कि प्रशासन जो ऐसा रोल कर रहा है 20 साल पहले करता था, और हमारे जमाने में इनकी हिम्मत नहीं थी। डीएम, एसपी, क्या चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी को एक स्ट्रोक पे हम निकालते थे। अब तो इनकी हिम्मत नहीं थी। एसएचओ की ट्रांसफर नहीं की इन्होंने। अच्छा, मैं पैसे की बात आप कर रहे हो ना, तो उस पर मैं आपसे जरा चर्चा करना चाहता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसका तो एक मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है ना, लेकिन पार्टी के ऊपर कोई नहीं है। करेक्ट, ठीक है। नाउ अगर आप पार्टी को खुली छूट दे दोगे कि जितना मर्जी वो पैसा खर्च करे, तो जो आपने कहा वो नतीजा होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखो चुनाव में एक परिवर्तन आना चाहिए यस लॉ में, कि भाई जितना ही कैंडिडेट खर्च कर सकता है उतना ही पार्टी खर्च करे। ठीक है, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए ये सिस्टम हमने यूके से लिया था। यूके में पार्टी पे भी सीलिंग है। हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए। और यहाँ तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब मुश्किल ये है, इतना खर्च किया जा रहा है सोशल मीडिया पार्टी द्वारा। मुश्किल ये है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, देखिए ये जो कैश आता है ये 3 जगह से आता है अकॉर्डिंग टू मी। एक तो लॉटरी से, हाँ, एक ये गुटखा से, मैं आपको जहाँ कैश होता क्या है, या माइनिंग से, ये 3, क्योंकि अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल, 3 जरिया है। और ये कैश किसको जाएगा? जो सत्ता पक्ष में होगा। तो अंधाधुंध कैश जाता है और वो खर्च होता है। और जब प्रशासन इनके साथ हो तो जो खर्च कर रहा है और जिसके पास है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। सर उसमें तो 2-4% पाबंदी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को देख लीजिए, वो तो अभी आरएसएस का दफ्तर देख लीजिए, वो तो साफ जाहिर है हर जिले में पैसे इसका का मतलब खुला दुरुपयोग हो रहा है। हर जिले में, मेरा मानना है कि हरियाणा में हर जिले में इनके ऐसे दफ्तर हैं जैसा हमारा प्रदेश का दफ्तर नहीं। देखिए ये सारा चुनाव का जो ढांचा है, इसको जब तक आप बदलोगे नहीं, कभी नतीजे सही हो ही नहीं सकते। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की कैंपेन हिंदुस्तान में होती है वो किसी और देश में नहीं होती। मगर जैसे आपने इतना एक्सीलेंट सुझाव दिया कि पार्टियों पे कैश, अरे फिर भी कैश खर्च होगा ना, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ, फिर भी कैश खर्च, वो तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन।
ठीक है ना, वो तो दूसरा कैश तो खर्च होगा ही होगा. सो देयरफॉर यू नीड टू चेंज द एंटायर सिस्टम. व्हाई शुड यू हैव दीज कैंपेनिंग्स? व्हाई शुड यू अलाउ कैंपेनिंग? पीपल हैव, भाई लोग जानते हैं कि आपने 5 साल में क्या किया. ये आप कैंपेन क्यों अलाउ करते हो? ये ताम झाम, ये भीड़ खड़ी करना, करोड़ों रुपया खर्च करना, 40-50 हज़ार करोड़ खर्च हो जाता है. ये क्यों? ये जनता का पैसा है, टैक्स पेड पैसा है, उसको आप ऐसे खर्च कर रहे हो और फिर अपने पक्ष में कर रहे हो. तो ये होना क्यों चाहिए, ये मुझे बताइए आप. हाँ, ये तो सिस्टम बदलना चाहिए ना. जी बिल्कुल. और इसमें उसके ऊपर पार्लियामेंट में कहीं विचार डिस्कशन ही नहीं सुना हमने. एग्जैक्टली, क्योंकि उनको फायदा है. जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो तो चाहते हैं कि ऐसा हो, पर ऑपोजिशन और विपक्ष के पास पैसा नहीं है, तो पैसे की कमी. और जो पुलिस इनके साथ हैं, पुलिस अधिकारी इनके साथ रहते हैं, ठीक है, और सारा प्रशासन इनके साथ है, तो कोई स्पेस ही नहीं है ऑपोजिशन के लिए चुनाव लड़ने की. तो चुनाव लड़ेंगे कैसे ऑपोजिशन? तभी लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हारी. मैंने कहा हारेगी, कभी जीत सकती ही नहीं. क्यों? क्योंकि सारा बल तो इनके पास है, तामझाम तो इनके पास है. तो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को, हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस पे विचार करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि ऐसा रवैया होगा, ऐसा काम होगा. निष्पक्ष चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं. ही नहीं, निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते. और निष्पक्ष चुनाव की धारणा लोगों में नहीं होगी तो आपकी बात है कि भाई अब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर थोड़ा बीजेपी पीछे 2-4-5% से मैनेज कर जाए. हाँ बिल्कुल, आराम से. ये आज देश के लोगों में धारणा बन गई. गिनी चुनी सरकारें ये गिरा देते हैं, वो भी तामझाम से, आपको मालूम है. 5% वोट बहुत आराम से मैनेज अच्छा, कर वो सकते. उसका अलग है. हमारे यहाँ तो कई कैंडिडेट्स ये कहते थे चुनाव में भाजपा के कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार भी बन गई तो भी आएंगे हम ही. तो कहने का मतलब अब वो सारा सिस्टम जो है, जो एक्चुअल लोकतंत्र है, तो 1 नेशन 1 खतरा पोल है. से तो एक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इंटायर इलेक्शन प्रोसेस. फिर तो एक ही बार मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना. बिल्कुल एक ही बार करना. सर, ये जो इनको कवायद हर स्टेट में करनी पड़ती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जिस दिन पास हो गया, मैं उसकी जेपीसी का मेंबर हूं, तो वो अगर पास हो गया तो फिर तो आप ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं. एक बार पूरे देश में मेहनत फिर कर तो लो. होगा ना 1 नेशन 1 पोल 1 पार्टी. स्टेट में भी आप आ गए, सेंटर में भी आप आ गए. पार्टी 28 राज्यों में से 22 में तो भाजपा की सरकार है ही आज. तो वो जो आप कह रहे हैं कि 1 पार्टी, वो तो तो होगा. 28 में से भाजपा या एनडीए के पार्टनर्स की सरकार हमने है? 28 पूछा में 22 मीटिंग में, हमने कहा भाई एक चीज आप बताइए कि 5 साल के लिए एक सरकार चुनी गई और वो सरकार बीच में गिर गई, तो फिर तो मिड टर्म इलेक्शन होगा. भैया तो वो क्या कह रहे हैं, संजय जी, वो कह रहे हैं कि साहब अगर मान लीजिए 3 साल का टर्म है तो अगला इलेक्शन जो होगा वो 3 साल के वो लिए ठीक है, वो अलग चर्चा है. आपकी ये बात सही है कि मगर सबको साथ आना पड़ेगा कुछ बिंदुओं पे, और ये इन बातों को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाना हाँ, होगा. ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बात आए कि भाई निष्पक्ष चुनाव. क्योंकि देखिए खतरा लोकतंत्र का है. ये नहीं कि एक पार्टी चुनाव जीत जाए, दूसरी पार्टी चुनाव, उससे कोई नहीं है. खतरा लोकतंत्र का है, क्योंकि अगर सारी संस्थाएं इनके कब्जे में आ गई तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा. ये रियलिटी. और अगर कोर्ट कुछ नहीं करेगा और इनकी सारी संस्थाएं इनके कब्जे में आ जाएंगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इसी विचार के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर.